हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू लर्न असर। लास्ट वीडियो में हमने जीव जगत के अंतर्गत सजीवों का वर्गीकरण और जिसमें हमने जंतुओं का वर्गीकरण देखा था। आज के इस वीडियो में हम पौधों का वर्गीकरण देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पौधों का वर्गीकरण। तो पौधों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 आधारों पर किया गया है, जैसे पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें माइंड में रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पुष्प के आधार पर पौधों का वर्गीकरण 2 वर्गों में विभाजित किया गया, पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे नाम से भी स्पष्ट है कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प और फल लगते हैं, अर्थात ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं क्योंकि इनमें पुष्प और फल लगते हैं। उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे अपने आसपास, गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं पुष्पी पौधों के उदाहरण। अपुष्पी पौधे ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं लगते और इनमें जड़, तना, पत्ती इनका भी अभाव होता है। जब इनमें पुष्प ही नहीं लगते यानी फूल ही नहीं लगते, इसलिए फल भी नहीं लगते। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें वंश वृद्धि कैसे होती होगी? इन पौधों में होती है। इनमें वंश वृद्धि के लिए एक विशेष प्रकार की रचना होती है, बीजाणुधानियाँ। तो इन बीजाणुधानियों में उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं द्वारा इनकी वंश वृद्धि होती है। तो आप पुष्पी पौधों के उदाहरण देखिए, कवक, शैवाल, मॉस और फर्न, ये कुछ उदाहरण हैं अपुष्पी पौधों के। और आपको पता है अपुष्पी पौधे अधिकतर सजावटी पौधों के रूप में जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ पौधे होते हैं जिनमें कोई फूल फल नहीं लगता है, लेकिन वो केवल सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ये अपुष्पी पौधे हैं। मॉस एक पौधा है जो बारिश में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उगाता है, आपने देखा होगा। तो ये हो गए पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधों के उदाहरण। अगर आप एग्ज़ाम पर्पस से पढ़ रहे हैं तो आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे कैसे क्वेश्चन, ये थोड़ी ना पूछेगा कि पुष्पी पौधों के बारे में लिखिए, ऐसा तो पूछेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है तो आपको वहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कुछ उदाहरण दे देते हैं और वो पूछेंगे कि कौन से पौधे का उदाहरण है, या आपसे पूछ सकता है कि अपुष्पी पौधे का उदाहरण है और आपको कुछ ऑप्शन दे दिए, आपको उसमें से एक विकल्प छांट कर देना है। तो इस माइंडसेट के साथ पढ़िए ताकि आपके लिए ये मददगार हो। तो अब देखते हैं आगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर भी इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो शाक ऐसे पौधे जो लंबाई में छोटे होते हैं और इन्हें आप सब्जियों के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। लंबाई में छोटे होते हैं, लगभग 1 मीटर से कम समझ लीजिए। तो इनका तना कोमल होता है, पतला होता है, कमज़ोर होता है, तभी हम इन्हें उपयोग में लेते हैं, खाते हैं। कमज़ोर होगा तना तभी खा सकते हैं, टाइट होगा तो खाएंगे नहीं। जैसे उदाहरण मक्का, मटर, पालक आदि। बात करें तो ये भी 1 से 3 मीटर की औसतन ऊंचाई होती है, लेकिन इनका तना जो है वो कठोर होता है, मजबूत होता है और इनमें शाखाएं भी बहुत सारी होती हैं। और जब बहुत सारी शाखाएं होती हैं तो ये आपस में उलझ जाती हैं। करौंदे का पेड़ देखा होगा आपने, गुलाब में भी यही हाल है, गुड़हल। तो ये कुछ झाड़ियों के उदाहरण हैं। वृक्ष इतने सारे आपने वृक्ष अपने आसपास देखे हैं, तो इनमें क्या देखते हैं आप? इनका तना मोटा होता है, बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, या कभी कभी अशाखित भी होता है। तो जैसे कि नीम, आम, चीड़, नारियल, तो ये वृक्ष के उदाहरण हैं। ये शाक और झाड़ियों से अलग हैं, इनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, लगभग 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं, ठीक है। और इनका तना बेलनाकार या बहुभुजाकार हो सकता है। तो उदाहरण आप देख ही चुके हैं, नीम, आम, चीड़, नारियल, ये कुछ उदाहरण हैं। अब देखते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर इनकी भी आयु होती है क्या? होती है। जैसे कुछ पौधे होते हैं 1 वर्षीय,
जैसे ऐसे मतलब एक वर्षीय मतलब जो एक वर्ष के कुछ ही महीनों के भीतर फलते हैं, फूलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। फसलें इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। चना, मटर, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, ये सारी फसलें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कई वर्षों तक लगी रहती हैं, है ना। एक साल के अंदर ही इनका मतलब इनको बोया जाता है, काट लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, तो ये मतलब एक साल के अंदर ही सूख कर समाप्त हो जाता है। और द्विवर्षीय पौधे, ये पौधे पहले वर्ष में जड़, तना, पत्तियाँ पूर्ण विकसित होकर दूसरे वर्ष में फूल, फल और बीजों का निर्माण करते हैं और इसके बाद नष्ट हो जाते हैं। एक उदाहरण दिया यहाँ पे केला। बहुवर्षीय पौधे, तो ये पौधे ऐसे हैं तो मतलब बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं, चलते रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फल फूल लगते रहते हैं और ये शाख, झाड़ी, वृक्ष तीनों ही तरह के पौधे हो सकते हैं, जैसे कि दूब घास, गुलाब, आम, कटहल। तो ये बहुवर्षीय पौधे हैं। आप देखते हैं कि पौधों के विभिन्न भागों की संरचना और उनके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो पेड़ पौधों में क्या क्या होता है? जड़, तना, पत्तियाँ, पुष्प, फल, ये सारे अलग अलग अंग हैं। ये सब मिलकर ही एक पूरी तरह से वृक्ष पौधे को बनाते हैं, जो कि विशाल वृक्ष बन जाता है। निष्णा, अब जड़ की बात करते हैं, एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं जड़ की। तो जड़ का क्या काम है? पौधे जड़ द्वारा ही तो ज़मीन पर स्थिर रहते हैं। जड़ें फैल जाती हैं मिट्टी के अंदर और उसको, पौधे को स्थिर बनाए रखते हैं। और उन जड़ों की सहायता से, मूल रोम की सहायता से जो भूमि से जो जल है वो और घुले हुए खनिज लवण अवशोषित होकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। जड़ों की बात कर रहे हैं तो जड़ें भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में क्या होता है कि मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है, मतलब एक मुख्य जड़ होती है जो मोटी होती है, उसे प्राथमिक जड़ कहते हैं, ठीक है। और उस मुख्य जड़ से अनेक पतली पतली शाखाएं निकली रहती हैं, उन्हें द्वितीयक जड़ कह देते हैं। अब इन द्वितीयक जड़ों से भी पतली पतली शाखाएं निकली रहती हैं, उन्हें तृतीयक जड़ कह देते हैं। मतलब मूसला जड़ जो है वो ज़मीन में गहराई तक जाती है और मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती से स्थिर रखती है। मूसला जड़ कौन कौन से पौधों में पाई जाती है? तो चना, मटर, सेम, इन पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है। दूसरी है अपस्थानिक जड़। तो गेहूँ, धान या मक्के के पौधे आपने देखे होंगे, तो अगर आप इनको उखाड़ कर देखेंगे इन पौधों को, तो इनमें जो जड़ें पाई जाती हैं ये अपस्थानिक जड़ होती हैं। इसमें बीजों से जो निकले हुए मूलांकुर हैं, इनकी वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से बहुत सारी शाखाएं रेशों के रूप में निकल आती हैं। कैसे? रेशों के रूप में। रेशों के रूप में निकली थी, इसीलिए इन अपस्थानिक जड़ों को झकड़ा जड़ें, क्योंकि रेशों के रूप में निकली रहती ना, तो इन्हें झकड़ा जड़ें या रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। ये गेहूँ, धान, मक्के ऐसे पौधों में पाई जाती हैं। तो हमें ये समझ में आया कि जो जड़ें हैं वो पौधों को भूमि में स्थिर बनाए रखती हैं और मूल रूम की सहायता से भूमि से जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण उनका अवशोषण करती हैं और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे, पहला मूसला जड़ का चित्र है और दूसरा है रेशेदार जड़ों का चित्र। तो ये आप यहाँ से बेहतर समझ सकते हैं कि रेशेदार जड़ें ऐसी होती हैं और मूसला जड़ ऐसी होती है। अब भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण भी होता है। इनमें भोजन संग्रहण होता है ना, तो ये जड़ें अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। भोजन संग्रहण के लिए जड़ें अपने आप को कैसे रूपांतरित कर लेती हैं, ये कुछ उदाहरण हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, मूली तर्क रूप, शलजम कुंभी रूप, गाजर शंकु रूप, ये सभी मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण हैं। कौन सी जड़ है ये? मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण हैं ये। इन जड़ों के आकार को आप ध्यान से देखिए। गाजर की जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर
क्रमशः पतली होती है, इसीलिए इसको कहते हैं संकुरु। और जो मूली की जड़ है वो ऊपर और नीचे दोनों ही ओर पतली हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, तरकुरु। और जो शलजम है इसकी जड़ें घड़े जैसी होती हैं, इसलिए इसे कुंभी रूप कह देते हैं। ये सभी मूसला जड़ का रूपांतरण है। अब अपस्थानिक जड़ों के भी कुछ रूपांतरण हैं, जैसे डहेलिया और शकरकंद की जड़ें। ये क्या करती हैं, भोजन एकत्र होने से फूलकर कंद में बदल गई हैं। देखो, शकरकंद है और डहेलिया, ये भोजन एकत्रित होने के कारण फूल गई हैं और कंद में बदल गई हैं। ये डहेलिया की पुलकित जड़ें और शकरकंद की कंदिल जड़ें ये अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। तो मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि की जड़ों को हम खाते हैं और इनकी जो पत्तियां हैं इनमें इनके द्वारा बनाया गया भोजन इनमें इकट्ठा हो जाता है और पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उस संचित भोजन का उपयोग करते हैं। इन जड़ों को हम खाते हैं ना, उपयोग में लाते हैं। इनकी पत्तियों द्वारा जो भोजन है वो संचित हो जाता है इनकी जड़ों में और इन जड़ों को हम खाते हैं। और कभी कभी पौधे भी प्रतिकूल परिस्थितियों में इस संचित भोजन का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से पौधे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना रूपांतरण कर लेते हैं। अब बात करते हैं तने की। तना, इसका पौधे में क्या रोल है? तो तना पादप के प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग होता है। जमीन के ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है ना, तो तना पादप के प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग होता है। इसे क्या कहते हैं? स्तंभ। प्रारंभ में तने कोमल होते हैं। जब पौधा बहुत छोटा होता है तो आपने देखा कि उसके तने बहुत कोमल होते हैं, लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं तो शाख, झाड़ी या वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तनों का काम क्या है? तनों के द्वारा ही जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। जल का संवहन, जल कहाँ से अवशोषित होता है? जड़ों द्वारा अवशोषित होता है जल और खनिज लवण। जड़ों से जाकर फिर वो तनों के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। तो तनों का एक काम ये है कि जल का संवहन करना। और क्या है? तना जल, खनिज पदार्थों के संवहन और भोजन का स्थानांतरण, यानी भोजन का भी स्थानांतरण का काम भी तने के द्वारा होता है। अब भोजन के लिए तनों में भी रूपांतरण होता है, जैसे कि आलू, अदरक, अरबी। तो इसमें क्या होता है? भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के जो भूमिगत तने हैं उनके सिरे फूल जाते हैं, इसलिए उन्हें स्तंभ कंद कहते हैं। और अदरक और अरबी में भी भोजन एकत्रित होता है। ये सभी भूमिगत तनों का रूपांतरण है। अब ये देखिए, भोजन एकत्रीकरण के कारण ये आलू, ये भूमिगत तने का उदाहरण है जिसके ये तने फूल गए हैं। तो ये आलू का स्तंभ कंद है, ये अरबी का घन कंद है और ये अदरक का प्रकंद है। ठीक है, ये भूमिगत तनों के कुछ उदाहरण हैं, आलू, अरबी और अदरक। अब देखते हैं कि तने को सहारा देने के लिए भी रूपांतरण करते हैं पौधे। ये कैसे हो? जैसे कि मक्का, गन्ना और बरगद, केवड़ा, बांस, ये वृक्ष आपने, ये पौधे, ये वृक्ष आपने देखे होंगे अपने आसपास। तो इनकी जड़ें जो होती हैं विशेष रूप से मजबूत और मोटी होकर तने को सहारा देती हैं और इसीलिए इन्हें सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। आप चित्र में देखिए कि इनकी जड़ें, गन्ना, बरगद और केवड़ा, इनकी जड़ें कैसे हैं। तो ये तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण कर लेते हैं। ठीक है, और आरोहण के लिए रूपांतरण, आरोहण, ये जो चढ़ नहीं जाते हैं कहीं पर भी, अगर आप इनको डोरी से बांध दीजिए तो डोरी पर चढ़ के चले जाते हैं ऐसे। तो क्योंकि ये इनको क्यों सहारे की जरूरत पड़ती है? क्योंकि इनके तने मजबूत नहीं होते हैं। आपने देखोगे बहुत, क्योंकि सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते हैं, कुछ पौधे कमज़ोर तने वाले होते हैं, जैसे कि कद्दू, तुरई, लौकी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो कमज़ोर तने पतली पतली धागेनुमा संरचनाएं उनमें होती हैं। देखा होगा आपने, ये देखिए इधर चित्र में, ये पतली पतली धागेनुमा संरचनाएं इनमें है जो ये निकला, इन्हें क्या कहते हैं? प्रतान। ये क्या करती हैं? आधार के चारों ओर लिपट कर आरोहण में सहायता करती हैं, उनके चढ़ने में ऊपर आरोहण में सहायता करती हैं, आरोहण में। तो जैसे अंगूर, मटर,
ये भी कुछ उदाहरण हैं जिनमें आरोहण के लिए रूपांतरण होता है, ऐसे पौधों के उदाहरण। अब बात करते हैं पत्ती की। तो पत्ती का है बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब पत्ती का जो भाग तने से लगा होता है, तने से जहाँ से जुड़ी होती है पौधे के तने से, तो वो भाग कहलाता है पर्णधार। और जो पत्ती का चपटा भाग है वो कहलाता है पर्णफलक। और पर्णफलक और पर्णाधार के बीच जो डंठल नुमा भाग है वो पर्णवृंत कहलाता है। ये जो पटल लिखा है इसे पर्णफलक और वो तना है, और जो पत्ती और ये तने के बीच का जो डंठल नुमा संरचना है ये पर्णवृंत है। ठीक है, तो ये पत्ती के भाग हो गए। इनकी निचली सतह पर खुरदुरी और उभरी हुई शिराओं का जाल दिखाई देता है। अगर आप चित्र में देखें तो इनके पर्णफलक में उभरी हुई शिराओं का जाल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जाल, जो शिराओं का जाल है, ये पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्तियों पर ही भोजन बनता है, आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में भोजन बनाया जाता है, और ये भोजन, जो शिराओं का जाल है, ये पत्तियों द्वारा बने भोजन को तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्ती की सतहों पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं। ये क्या काम करते हैं? इन्हीं छिद्रों द्वारा, इन्हीं रंध्रों से पत्तियां श्वसन, वाष्प उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। पत्तियां भी श्वसन करती हैं। जो पानी, अगर जैसे ज़मीन से पानी इन्होंने लिया, तो अगर पानी जितना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग में लाया गया, उसके बाद अगर पानी एक्स्ट्रा बच जाता है तो वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है पौधों द्वारा। नेक्स्ट पार्ट है पुष्प। पौधे का सबसे आकर्षक और सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। जो पौधे के तने और शाखाओं से लगे होते हैं, आपने देखा है। तो तने की शाखाओं पर स्थित जो कलिकाएं होती हैं, बर्ड्स, रूपांतरित होकर ही पुष्प का रूप ले लेती हैं। आप पुष्प के कुछ भाग देखिए। सामान्यतः पुष्प के 4 भाग हैं: बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये चित्र में देखिए, बाह्य दल, इधर पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागकोश, ये चित्र में दर्शाया गया। तो पुष्प क्या होते हैं? ये पौधे का जनन अंग है। ठीक है, इसके द्वारा ही पौधे प्रजनन करते हैं, और निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। ये चित्र में साइड में देखिए, अंडाशय बना हुआ है, इसमें परागकोश, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये सब दर्शाए गए। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है, और फल में एक या अनेक बीज होते हैं, और बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।